नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा। और इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, हम लोग देखते हैं कि कंट्री का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या फिर जो बोरोइंग है, एक्सटर्नल बोरोइंग है, वो सब कैसी चल रही है, उसको किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, वो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है इसमें। और जो आइडेंटिटी है वो क्रेडिट डेबिट के बेस पर ही होती है, क्रेडिट पॉजिटिव होता है, डेबिट नेगेटिव होता है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। इसमें मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या-क्या आता है हम लोग ये देखेंगे। करंट अकाउंट में हमारे आते हैं विज़िबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में वो ट्रेड है जो टेंजिबल ट्रेड बोला जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इसमें गुड्स आते हैं, मर्चेंटाइज गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसी को बोलते हैं। इसमें बैलेंसिंग कैसे होती है, ट्रेड डेफिसिट आपने एक वर्ड सुना होगा, वो इसी से निकल के आता है। जब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ट्रेड का डेफिसिट हो जाता है। हमको, कंट्री को एज ए कंट्री नुकसान होता है। और इसी का उल्टा जब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, तो ट्रेड सरप्लस हो जाता है, कंट्री को इससे फ़ायदा होता है। तो ये तो था विज़िबल ट्रेड। और इसके बाद अगर हम देखें इनविजिबल ट्रेड की, तो उसमें आती हैं सर्विसेज़, जैसे कि आईटी सेक्टर की सर्विसेज़, टूरिज़्म, ये सब। और इससे इनकम भी होती है हम लोग को प्रॉफ़िट और इंटरेस्ट के फ़ॉर्म में। ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है इसमें, रेमिटेंस। रेमिटेंस जो है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है। जैसा कि आपको पता है कि ये करंट अकाउंट में इसलिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि इससे कोई भी असेट जनरेट नहीं हो रहा और ये हमारी लायबिलिटी भी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे इसको और क्लियरली। अभी आप यहाँ सिर्फ़ ये याद रखिए कि इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज़ आती हैं। बाकी कैपिटल अकाउंट में क्या-क्या आता है ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे कि एफडीआई, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल होती है। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके फुल फॉर्म हैं। तो एफपीआई शॉर्ट टर्म होता है और इसको हॉट मनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ आता है अपने को दिखाने के लिए समय-समय पर। उसके बाद फिर ये उतना स्टेबल नहीं होता। बात एक्सटर्नल बोरोइंग की हम लोग कर रहे थे, तो ये भी 2 प्रकार की होती है। एक ईसीबी होता है, यानी कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होता है। ये मार्केट रेट पर ही हम लोग को मिलता है। और बाकी कंसेशनल बोरोइंग जो होता है, ये हम लोग को मार्केट रेट से थोड़ा कम पे मिलता है। जैसे कि अगर आपको याद हो, वर्ल्ड बैंक हम लोग को लोन देता है, तो वो काफ़ी कम रेट पर देता है। और इससे हम लोग का क्या है, हम लोग को रीपेमेंट भी, इंटरेस्ट रेट कम रहता है, तो रीपेमेंट करना आसान रहता है। और इसका जो पीरियड होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। बाकी जो बैंकिंग कैपिटल है, ये आपका एनआरआई का जो डिपॉज़िट है वो बैंकिंग कैपिटल में आता है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। जो भी एनआरआई हैं वो पैसा डिपॉज़िट अगर कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, तो बैंक में ही करेंगे। और बैंक के लिए कैपिटल एक कैपिटल असेट लायबिलिटी की तरह रहता है, और उसको अलग एसेट की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसको और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके लोन्स देकर उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। बाकी फॉरेक्स एंड बैलेंसिंग की बात करते हैं कि अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने पढ़ा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर करंट और कैपिटल दोनों कंबाइन कर दें और तब भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में जा रहा है, तो जो सरप्लस में जाएगा वो हम लोग फॉरेक्स में रिज़र्व कर लेते हैं, ठीक है? फॉरेक्स में एडिशन कर देते हैं उसी सरप्लस का। अगर हम कैपिटल और करंट अकाउंट को ऐड करते हैं और हमारा जो बीओपी है वो डेफिसिट में जाता है, यानी नेगेटिव होता है, तो हम लोग इसको, जो ये जो गैप है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं फॉरेक्स रिजर्व से ही, और वहाँ से निकाल के हम लोग इसमें गैप को फिल करते हैं, ठीक है? तो ये फॉरेक्स रिजर्व इसलिए काम आता है, जिसको हम लोग फॉरेक्स एक्सचेंज भी बोलते हैं। बाकी एक एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट होता है, क्योंकि आपको ये पता है, जब आप इतनी सारी एंट्रियाँ कर रहे हैं, वो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ आती हैं। तो उन जो डिस्क्रिपेंसी हैं, उन जो भी
थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, उसको फ़िल अप करने के लिए हम लोग एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट में वो अमाउंट डालते हैं। जैसे कि अगर आपने अकाउंटिंग में टर्म सुना होगा राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ की तरह ही ये काम करता है। इसमें जो भी ऐसा अमाउंट है जो कि कहीं पर डिफ़रेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। बाकी आगे बात करते हैं मॉनेटरी मैकेनिक्स की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अपने ये सरप्लस को या डेफ़िसिट को बैलेंस करने के लिए, ये डेफ़िसिट करेक्शन टूल ही है। इसमें डेप्रिसिएशन होता है, मार्केट ड्रिवन ही होता है, इसमें अपना कोई हाथ नहीं, लेकिन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जिसमें हम लोग अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं, ये एक ऑफ़िशियल पॉलिसी है, जिसके तहत होता क्या है कि आपका जो इम्पोर्ट है, वो महँगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट है, वो सस्ता हो जाएगा फ़ॉरेनर्स के लिए। तो इसमें स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है, ये एक जे कर्व इफ़ेक्ट देता है। जे कर्व इफ़ेक्ट का मतलब हो गया कि शुरुआत में थोड़ा-सा डाउन साइड जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेंगे तो इम्पोर्ट महँगा हो जाएगा, जिससे आपको तुरंत इकॉनमी को एक तरीके का शॉक लगता है और वो डाउनवर्ड चलती है। लेकिन जो भी आपका एक्सपोर्ट चीपर हुआ है, जो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स उसको खरीदेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारी जो इकॉनमी है, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो अपवर्ड चलेगा, जिससे ये एक जे कर्व बनाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान सा है। तो ये बीओपी के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग देखें कि इसको कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, कि जब भी कैपिटल अकाउंट की बात आए तो हम देखेंगे कि असेट जनरेट हो रहा है क्या? डेट हम लोग को देना है क्या? कोई लायबिलिटी है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वरना आप कंपोनेंट को डाल दीजिए करंट अकाउंट में, ठीक है? रेमिटेंस की बात करते हैं, चूँकि रेमिटेंस यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है, यानी जो भी रेमिटेंस होता क्या है, पहले आपको अगर पता हो, रेमिटेंस का मतलब है कि जो भी भुगतान किया जाता है आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री टू इनसाइड द कंट्री, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है? तो आप ये समझिए कि वो जो पैसा आ रहा है, वो क्या असेट जनरेट कर रहा है क्या? नहीं। वो क्या लायबिलिटी है क्या? नहीं। तो वो जाएगा करंट अकाउंट में, सिंपल। इसके बाद ट्रेड डेफ़िसिट और बीओपी डेफ़िसिट में हम लोग ने अंतर देख लिया। ट्रेड डेफ़िसिट यानी जो हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में डेफ़िसिट होता है, उसको ट्रेड डेफ़िसिट बोलते हैं। ब और इसके अलावा जो कि बीओपी डेफ़िसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफ़िसिट है, ये क्रिएट होता है जब हमारा करंट प्लस कैपिटल का सम डेफ़िसिट होता है, तो ये बीओपी डेफ़िसिट में जाता है, जिसको हम लोग गैप को फ़िल करते हैं फॉरेक्स रिज़र्व के थ्रू। तो ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ, क्या-क्या कंपोनेंट इसमें होते हैं, और इम्पोर्टेंट तो करंट और कैपिटल अकाउंट ही है, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि हम लोग ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक लाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग एक बड़े से लेक्चर में कवर नहीं कर पाते, तो इसको हम लोग अलग से छोटे-छोटे लेक्चर्स में कवर करते हैं, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रहे और हमारा ज़्यादा टाइम भी ना जाए। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।